बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पानामा पेपर्स का सबसे पहला और सबसे अहम राउंड जो है अख्ताम पसीर हुआ है और कुछ लोगों की राय है कि शायद अब स्टिंग निकल गई है। जो असल जो एक परसूट थी नवाज शरीफ साहब के ओहदे की, उस हवाले से अब जो मेन एक थ्रस्ट था वो ख़त्म हुआ और अब दूसरे जो फेज़ है इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई है जिसमें नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब का ओहदा जो है वो फिर से उस तरह से ख़तरे में आ सकता है जिस तरह से इस समात में नज़र आया। लेकिन एक और राय ये भी है कि अभी तक क्योंकि ये वाज़े तौर पे जज साहिबान ने कहा है कि सफिशेंट एविडेंस मौजूद है कि जो कि इम्प्रोप्राइटी की तरफ इशारा करती है और क्योंकि ज़ुमरा इस वक्त समात का महदूद था और एविडेंस यहाँ लीड नहीं हो सकती थी और एविडेंस लीड करना और दीगर मज़ीद चीज़ें जो हैं एक आइनी हक़ था वज़ीर आज़म का और किसी भी अक्यूज़ का, तो इस लिहाजा जो है वो सेकंड राउंड में ये बात जाती है। लेकिन किसी ने बाकायदा जो है नवाज़ शरीफ साहब के वकला की तरफ से जो दलाइल थे उनको सही तस्लीम बाकायदा नहीं किया। ये ज़रूर कहा कि इनको एक मज़ीद मौका मिलना चाहिए कि ये अब विटनेसेस के साथ और मज़ीद शवाहिद के साथ अगर अपना केस मज़ीद मजबूत कर सकते हैं तो ये उनको मौका मिले। तो अब सियासी तौर पर यह वर्डिक्ट किस तरह से जो है पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया जाएगा। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है इस सारी मिठाई खा रही हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, तो अब मिठाई जो है वो किसकी ज़्यादा मीठी है और आवाम को जो है ये वर्डिक्ट किस तरह से जो है अब नज़र आएगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। शेख रशीद अहमद सामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हामी भी हैं और इस जजमेंट और इस समात के दौरान उन्होंने बहुत तबसरा किया था और उनका यही कहना था कि आवाम के लिए ये बेहद ज़रूरी है। दलाइल भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, दलाइल भी दिए, एक पार्टी भी थे और एक बहुत इम्पोर्टेंट रिकॉर्डेड जजमेंट के अंदर शेख रशीद अहमद साहब का नाम भी बार शेख रशीद अहमद साहब का कहना यह था कि ये लैंडमार्क जजमेंट होगी। और शेख साहब यही आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि इस जजमेंट का इम्पैक्ट पाकिस्तान की तारीख पे आप किस तरह देखते हैं? क्या आप मुतमईन हैं जो आप चाहते थे आपको मिला या नहीं? काफ़ी बड़ी तमहीद के बाद शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और जो मैं समझ चुका हूँ एक कॉमनर के जजेस ने पाँचों के पाँचों ने मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट फरसूदा हैं, कतरी खत डस्टबिन है, तमाम जितनी ट्रांजैक्शन है झूठ पे मबनी है, जितनी पेमेंट की गई है वो फैक्ट्रियों से ज़्यादा कीमत से ज़्यादा उसका लोन था जो अदा किया गया। और ये सारा केस जो है उसमें इनके वकील जो है कोई अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। दो जजों ने कहा कि ये सादक और अमीन नहीं है, हुदैबिया पेपर में रिव्यू होना चाहिए, हुदैबिया का केस रिव्यू होना चाहिए। दो जजेस ने कहा कि बादियो नज़र में सारी चीज़ें अलग करके रख दी जाएं, फिर भी नवाज शरीफ नाअहल है और वो सादक और अमीन नहीं है क्योंकि उसकी कमिटमेंट जो है एज ए लीडरशिप दयानत और सदाकत की वो पूरे नहीं उतरते। तीन जजेस ने कहा कि जनाब ये देख लें इनको, और उसमें एक जज ने तो लास्ट में जाके ग्रेस मार्क दिए तीन। जिस तरह मैं इंग्लिश बी पेपर में मेरे 3 नंबरों पे एक दफ़ा मैं पास हुआ था एफए में, 30 नंबर थे तो उस ग्रेस मार्क वाले ने 33 दे दिए। बाद में उसने कहा मैं सारी ज़िंदगी पछताया तुझे 3 नंबर क्यों दिए। सो आई एम श्योर, मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करना चाहता हूं कि हम अवामी मुस्लिम लीग रिव्यू में नहीं जाएगी जी, वी आर सेटिस्फाइड। तो जेआईटी का मसला जो है उस पर हम सोच रहे हैं, किसी रेफरेंस में नहीं जाएंगे, किसी रिव्यू में नहीं जाएंगे। जेआईटी के मसले में हम सोच रहे हैं ये जो
जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन टीम है। अगर जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि इन्हीं जजेस ने 3 में से 1 में बनानी है, इन पे हमारी नज़र है और हम ये जानते हैं कि JIT बनी है इस किस्म के अजमल पहाड़ी और उज़ैर बलोच और आसिम। मैं समझता हूँ अजमल पहाड़ी से और उज़ैर बलोच से ज़्यादा ख़तरनाक JIT जो है नवाज शरीफ की है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पे पेश होगी, वो DIG इन्वेस्टिगेशन को पेश होती थी। सही सर, ये लेकिन अगर आप इस बात को अब सबके सामने आया है, आज पहले आप सवाल कर लें। गो अहेड सर। जी क्या है, क्या आपका है? ये नवाज शरीफ साहब ने ये दिखा दिया है, उनके लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा, उनको ये मॉरल ऑब्लिगेशन उन पे भारी नहीं है कि वो इसके सामने पेश होंगे बतौर वज़ीर आज़म, अगर तो सवाल उठेंगे आपसे और हमारी तरफ से। तो सर अगर ऐसा ही है तो फिर JIT बहुत सारी पहले ही बनी है। जब आदमी बेशर्म हो जाता है, जब जिसकी शख्स की इज्जत नफ्स जो है वो मजरू हो जाए, जिसकी कुल हैसियत ये हो कि जेल जाने से बचने के लिए आखिरी तक बड़े बड़े बेशर्म देखे हैं बरे सगीर पाको हिंद में, दुनिया सियासत में ऐसा बेशर्म नहीं देखा कि जिसके बारे में मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस कहें कि ये खाइन है, ये अमीन नहीं है, ये सादक नहीं है, उसके बाद को जो कुछ करना कर लो, मैं नहीं छोड़ के जा रहा। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां उन्हें सिर्फ हट के MNA रहना है, हाउस में ही रहना है, उन्हीं की पार्टी का कोई वजीर आजम बन जाए। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हटेगा तो फिर वो सदर ही नहीं रहेगा, यानी कि वो फिर से इलेक्शन सदर के कराने पड़ेंगे या वाइस प्रेसिडेंट सदर। यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ा आसान है कि नवाज शरीफ साहब आर्जी तौर पे ना वजीर आजम रहें और PML नून से ही कोई बन जाए, तो ये बड़ा आसान था शेख साहब, लेकिन फिर भी वो नहीं करने को तैयार। आप करवा पाएंगे ये? उन्होंने कल मीटिंग की है, आप सारे अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, मैं तो इतना रिसर्चर नहीं हूँ। राजा जफरुल हक ने कहा कि वो पेश नहीं होंगे कल। और मैं अंदर की बात आपको बताता हूँ, मैं बीइंग 3-4 टाइम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, जो लोगों से वहाँ से बातें आई हैं कि उन्होंने कल जो मीटिंग की है उसमें कहा कि मरियम को बचाओ और मुझे 4 महीने दिलाओ। एक स्टेटमेंट है उनकी अंदर मीटिंग में कि मरियम को बचाओ और मुझे 4 महीने दिलाओ। और बाद में उन्होंने कहा कि अगर इसहाक डार भी बच जाए तो कोई अर्ज नहीं, पीछे गाइडलाइन के लिए भी मामलात चाहिए। नहीं तो 4 महीने क्यों सर? क्या इलेक्शन 4 महीने में कराना चाहते हैं वो? आप 4 महीने का पीरियड को किस तरह देख रहे हैं? मुझे वैसे ही शक पड़ा है कि शायद वो बजट देना चाहते हैं और उसके बाद रमज़ान आ जाएगा और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। वो जो मर्जी हो जाए, किसी कीमत पे किसी और को इख्तिदार नहीं देंगे, क्योंकि नाअहलियत की बर्रे सगीर पाको हिंद में इंतहा जो है उसका नाम है नवाज शरीफ। और जिस इंतहा में आप ये देखें कि मेजर, आप तो लायर हजरात हैं, मैं तो वैसे ही एक पहला केस लड़ा हूँ वहाँ पे, ला मैंने भी किया हुआ, पर मैंने तो वो वाला ला किया, लाहौर ला कॉलेज वाला, कि मेजर जो उसका मरकज़ सकल है इस केस का वो है कतरी खत। 5 जज कह रहे हैं ये बोगस है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैसला 60 दिन में हो। अगर ये केस की नोयत 7 दिन में भी हो जाए, अगर एक जज समझ ले कि इसके मामलात ये ख़राब के ख़राब हैं, तो गोली अंदर हो जाएगी और चूहा जलंदर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया कि रिव्यू में नहीं जाएंगे, और मैंने इमरान खान को कहा कि वो भी रिव्यू में ना जाएं। सर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन रिव्यू में, कि जो जुडिशल ये जो JIT बनी है, अगर तो ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जस्टिस फाइज ईसा की तरह जो जज हैं, जो कि पहले कमीशन में चौधरी निसार के हवाले से आप देख चुके हैं क्या कर चुके हैं, तो ऐसा कोई तगड़ा कमीशन अगर बनता या JIT बनती तो वाकई रिव्यू की कोई बात नहीं थी। बाकी सब कुछ सही है, लेकिन ये कॉम्पोजिशन ऑफ JIT से आप मुतमईन हैं? क्योंकि एतजाज अहसन कहते हैं कि जो काम जज साहिबान नहीं कर पाए ये लोग कैसे करेंगे? कंपोजिशन, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। अगर कोई शर्म वाला और गैरत वाला और असूल वाला एक छोटा सा भी अफसर हुआ, ये तो डायरेक्टर जनरल होंगे FIA के, और बैंकों की बात तो नहीं कर रहा, DG
MI ने और DGISI ने अगर स्ट्रांग और बुर्दबार और जैक ब्रांच के सही जेन्युइन बंदे डाल के, या जैक ब्रांच को समझते हुए जो बंदे डाल दिए, तो डॉन लीक्स गले पड़ी हुई है ना नवाज शरीफ के। आज मेरा ख्याल था कल ये अनाउंस कर देंगे, और फौज से अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, तय भी हो गए हैं मामलात, फिर भी डॉन लीक्स अनाउंस नहीं हो रही कि इसका पनामा पे असर पड़ेगा। हालांकि फातमी ने फाइलें शैलें समेट ली हैं। राव तहसीन ने कहा कि अगर मुझे निकाला तो मैं अंदर की बातें सारी लीक कर दूंगा। फौज के तहसीन साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है ये डॉन लीक्स के हवाले से आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है तय हो गया, 4 आदमी निकाल, कुर्बानी जो देनी है वो देनी है, वहां से बचा लिया गया। अच्छा शेख साहब, और मरियम को वहां से, जी सर एक चीज़ जो अब सामने इलेक्शंस में आने वाली है ना, देखें इमरान खान और आप लोगों ने एक चीज़ की है, टू योर क्रेडिट, कि जो हम पाकिस्तानी समझ बैठे थे कि यार ये अब हमारी तकदीर ही ये है कि धांधली होती है, हमारी तकदीर ही ये है कि करप्शन होती है, वो ऐसे इश्यूज़ आप लोगों ने अब परमिएट करके हमारे जहनों में, पाकिस्तानी के जहन में फिर से एक अलग तरह से आप लेके आए हैं, और आपने मैसेज ये दिया है कि आप ये एक्सेप्ट ना करें, एक्सपेक्ट बेटर, और उसके लिए जिद्दोजहद करें। ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इमरान खान साहब का, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी कि ये अब किस तरह से पाए तकमील तक बात पहुँचे और इसका इफ़ेक्ट ये हो और नतीजा ये निकले कि नवाज शरीफ जाएं, ये उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब ये आगे इलेक्शन बताएगा कि आपने बेदार आवाम को इन टॉपिक्स के हवाले से इस हद तक किया है और नवाज शरीफ को इनके हवाले से इस हद तक बुरा दिखा पाए हैं कि लोगों की राय उनके हवाले से बदल गई हो। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। देखिए मैं सारी उम्र जलसा जुलूस खेलता रहा हूं, सारी उम्र, और मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सिंध की तारीख में इंटीरियर में इतना बड़ा जलसा एड्रेस नहीं किया जितना बड़ा कल दादू में किया। सख्त गर्मी 45 के 46 के टेम्परेचर में, या जो भी टेम्परेचर था, कि अवाम का समंदर था, ग्राउंडें छोटी पड़ गई। ये वहां है जहां आसफ जरदारी का तोती बोलता है, और लोग कह रहे थे एक चोर को नामजद ना करें, दोनों चोरों को टारगेट करें। और इस मुल्क से मुझे सुबह नाश्ते पे ऐसे नौजवान मिले, वो कहते जी हमारा दिल करता है कि हम खुदकुश बन जाएं और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बने और इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ बने, हम कोई ऐसा ग्रोह तैयार हो जाए, ऐसी बगावत पे उतर आएँ। क्योंकि अगर इंसाफ हमें नहीं मिलता, रोज़गार हमें नहीं मिलता, माँ बाप हमारी तरफ रोज़ देखते हैं, रोज़ हम दरख्वास्तें, और पीपल्स पार्टी वाले बगैर पैसे लिए नौकरी नहीं मिलती, पैसे हमारे पास है नहीं, तो बताओ हम किसी डाकुओं को ज्वाइन करें? 2 लड़कों ने आज मुझे कहा कि शेख साहब इस सिंध में डाकुओं के ग्रोह को ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर है, चे जाए कि हम किसी सरकारी नौकरी। लेकिन ये सिंध की हुकूमत ही वजह नहीं है कि पंजाब के अंदर ये मामला जो है इस तरह नहीं चलता। सिंध की हुक्मरानी देखते हुए, पास्ट हुक्मरानी देखते हुए ही लोग फिर ये फैसला करते हैं जैसे भी हैं ये PML नून वाले बेहतर ही हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। सर ठीक है, बहुत बड़ा जलसा था, और ठीक है सिंध के अंदर इमरान खान साहब काफ़ी इनरोड्स कर सकते हैं करप्शन वाले नारे पे, लेकिन यही करप्शन वाला नारा पंजाब में, मतलब धरना 2 ने जिस तरह दिखाया, इतना उस तरह कामयाब नहीं है, लोग बॉदर्ड नहीं है इतना, क्योंकि गवर्नेंस बेहतर है बादियों नज़र। देखिए मेरी गुजारिश सुने, गवर्नर्स का टेस्ट ही अब आ रहा है। 28 तारीख को हमारा भी टेस्ट है और गवर्नमेंट का भी टेस्ट है। क्यों कह रहे हैं 28 से पहले को बिजली छोड़ दो, कोई लाइनों को ठीक कर लो। आज कितनी हो गई जी? 23, 24, 25, 26, 27, 28। इंशाल्लाह 55 और 56 से मैं खुद लीड करके जुलूस लेकर जाऊंगा जलसे में, ये परेड ग्राउंड में, इमरान खान के जलसे में। शेख साहब, ये मोइज़ जाफरी साहब ने नवाज शरीफ साहब की तो बात की, अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, बट मैं आपसे पूछूंगा कि आप इमरान खान साहब के करीब हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। आपने कुछ उन्हें मशवरा दिया है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत कामयाबी से अपना चुकी हैं। 2 दफ़ा जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इलेक्शंस में हराया, वो पंजाब फिर भी हारी, दोनों दफ़ा हारी, लेकिन बाकी तीनों सूबों में उन्होंने नवाज शरीफ से बेहतर परफॉर्म किया। इमरान खान साहब भी क्या सिंध में कुछ इनरोड्स कर पाएंगे? क्या बलूचिस्तान को कुछ तवज्जो देंगे? कुछ सदर्न पंजाब की तरफ भी देखेंगे? और सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब के अलावा भी क्या उनका कुछ फोकस होगा? क्या यही तरीका है नवाज शरीफ साहब को हराने का? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब में तो मेरे ख्याल से डेकेड से हारे नहीं हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी अब होनी पड़ेगी, जिसकी पहली कड़ी कल दादू का जलसा था,
क्या ये रास्ता अब है जो इमरान खान साहब अपना सकते हैं? शेख रशीद अहमद साहब से हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब, इमरान खान साहब के हवाले से आपने कुछ डिस्कस किया है कि बाकी सूबों को भी कुछ तवज्जो दी जाए? आखिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इसी तरह नवाज शरीफ देखें, अभी तो सिंध में खान साहब को बहुत पहले जाना चाहिए था, बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन रमज़ान से पहले पहले हमारी कोशिश होगी। इमरान खान से कल ये तय हुआ कि 3 एक जलसे और करें वहाँ, और खान साहब ने काफ़ी देर की, क्योंकि वहाँ ये लगे हुए थे, पहले धरने में बैठे रहे, कोर्ट्स में बैठे रहे, फिर कोर्ट्स के फ़ैसले के लिए बैठे रहे। लेकिन मैं आपको देखें, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ तहरीक इंसाफ में, मेरी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग। मैंने ये महसूस किया है कि सिंध में इमरान खान के लिए काफ़ी गुंजाइश है। मुकाबला होना है जी पंजाब में फेयर इलेक्शन में। इस वक्त के हालात में अगर कौम किसी नए इलेक्शन की तरफ जाती है तो मैं पुरुमीद, और मैं इस सारी लड़ाई में इमरान खान को बेहतर इंसान समझता हूं जो नवाज शरीफ से टक्कर ले सकता है। कम से कम उस पर 2 नंबरी नहीं है जी, और ये 3 नंबर और 4 नंबर की अपोजिशन रात को वहाँ से मिलती है और दोपहर को उधर से मिलती है, और ये भी बॉर्डर लाइनों से पैसे लेती है और चंदे लेती है बाहर के हमसाया मुल्कों से। उससे बेहतर आदमी है, एंड आई एम विद हिम। मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। शेख साहब, ये तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की एक सियासत जो है वो हमने देखा कि थोड़ी रवायती और थोड़ी इस तरह से अभी भी इम्पैक्ट होती है। इलेक्टेबल्स और जो वहाँ पे पावरफुल बरादरियाँ हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई की उस तरह से इम्प्रूव हुई है कि जिस तरह पीपीपी जो है सर सदर्न पंजाब में, अब फैसल साले हयात का हम सुन रहे हैं, और दीगर लोगों को, क्योंकि जरदारी साहब इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं, वो अवामी सियासत नहीं करते। इमरान खान साहब ने क्या अपना वहाँ जाल इस तरह बिछाया है? पंजाब में आपने बात की, देखें, रात भी बड़ी देर तक हम बैठे रहे, डिस्कशन होती रही है 1-2 बजे तक इमरान खान के साथ, सुबह भी होती रही है, जहाज़ में भी 3 घंटे जाने के, सो 11-12 घंटे हमने डिस्कशन की है। और 11-12 घंटे के नतीजे में मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये सारे इलेक्टेबल भी उसी तरफ जाते हैं जिसकी मासेस में पोजीशन हो। ये बेवकूफ़ नहीं है। तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ हर नया आने वाला समझता है कि जी टिकट तो मेरी जेब में पड़ा है, और वो कहता है कि इलेक्टेबल की तरफ मत जाओ, मुझे अकोमोडेट करो। जो काउंसलर भी नहीं बन सकते बाज़ लोग, वो ये समझते हैं कि हम जनाब अली। सो इमरान खान के काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन जितना वो बाहिम्मत इंसान है और जितना वो हार्ड वर्कर है और जितना पॉलिटिक्स में वो टाइम देता है और जितनी उसकी कमिटमेंट है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये तारीख़ी इलेक्शन होगा और 2017 में ही होगा। मैं 18 की बात बार बार कभी भी नहीं करता, और चंद महीनों में भी हो सकता है। नवाज शरीफ इतनी बड़ी तहरीक को अब नहीं सह सकता, और ये तहरीक कोई भी रंग इख्तियार कर सकती है 28 तारीख के इस्लामाबाद के जलसे के बाद। अभी तो शुरू नहीं हुई सर, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी तहरीक शुरू नहीं हुई। खटक साहब 2500 कितने लोग लेके आए थे जो मैं कह रहा हूं में? कहाँ जी सर, दूसरे धरने में इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, पहले में जरूर हुए थे। तो आपका एतमाद जो है वो किस चीज की बुनियाद पर? मैं अगर मैं हालात को बदलते हुए देख रहा हूं और वो नवाज शरीफ एक्सपोज हो गया, और जितना पोस्टमार्टम उसका 126 दिन में हुआ है, और इस फैसले के आने के बाद लोगों के मसाइल के साथ साथ, और जो बिजली की शट डाउन है और जो दूसरे मामलात हैं, लोग जले बुने बैठे हैं। मुमकिन है मैं गलती पे हूँ, इसका परसों 28 तारीख को 5 दिनों बाद पता लग जाएगा। मैं को 5 महीने की बात तो नहीं करता, और अगर 28 को आप लोगों का लॉस नहीं है सर, हो गया तो 30 को कराची भी हो जाएगा फिर। ठीक, ये आप लोगों का लॉस, ये आप लोगों का ज़रा सा नुकसान नहीं है कि आप अपनी चाल 2-3 दफ़ा पहले भी चल चुके हैं, तो इस बार वही रिपीटेड चाल लगती है? क्योंकि देखिए सर, इलेक्शन के ज़माने में, इलेक्शंस के बाद जो धांधली वाला धरना था, उसमें इतनी ठोस बात नहीं थी मॉरल ऑब्लिगेशन रेजिग्नेशन की, क्योंकि वहाँ पे दलाइल ये दिए जाते थे आप हर आदमी पे इल्ज़ाम लगा दें, उसको हटाने के लिए वो पहले हट जाए। लेकिन इस दफ़ा जब एक क्लियर ऑब्लिगेशन है,
कोर्ट ने सरजनिश की है, पांचों जजेस ने सरजनिश की है, आपकी कहानी को बादियुन नज़र जिस तरह आपने कहा डस्टबिन करार दिया है। तो ये अगर ये पहली बार कॉल आती कि इस्तीफा दें और हिसाब दें और हिसाब के बाद भले वापस आ जाएं, नवाज शरीफ के कतरी खत को, उसे वही कह रहा हूँ सर, आपकी कहानी को नहीं कह बात रहा। सुने जी, हमारे पास कोई टारगेट किलर या हमारे पास कोई दो ही तरीके है ना कि हम आवाम की सपोर्ट के साथ आवाम की सपोर्ट में जाएं, आवाम के लिए ज़हनी तौर पर ये बताएं कि ये फैसले के वो जो उन्होंने मासूम सा चेहरा दवाइयाँ बेचने वाला और माजून बेच रहे हैं इतने सालों से और डिलीवर कुछ नहीं किया। सो हम आवाम के पास जा रहे हैं, हम किसी ख्वास के पास नहीं जा रहे हैं। और हम खुद कह रहे हैं कि अगर 28 तारीख को ये जलसा कामयाब हो गया फिर 30 को कराची भी जाएंगे जी, फिर सरहद भी जाएंगे, बलूचिस्तान भी जाएंगे और रमज़ान से पहले पहले इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी 3 जलसे करेंगे। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। वोटिंग पब्लिक का सर, इमरान खान साहब ने करप्शन की वजह से अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, करप्शन के खिलाफ अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, तहरीक इंसाफ, मूवमेंट फॉर जस्टिस, पूरा उसका आइडिया ये है कि हम साफ चली शफाफ चली। ये सब कुछ इसकी सब कैंपेन के अंदर काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट्स भी आए, लेकिन शेख साहब आप ये मानेंगे कि करप्शन के बजाते खुद इतना बड़ा इलेक्टोरल इशू कभी बन नहीं पाया पाकिस्तान में, बट अब शायद बन रहा हो। सर देखें, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना, मैं कह नहीं रहा, करप्ट सोसाइटी जो है वो 500 आदमियों ने कब्जा किया हुआ है, टिम्बर पे किया हुआ है, पोर्टों पे किया हुआ है, नौकरियों पे किया हुआ है, अंडर इनवाइसिस पे किया हुआ है, ओवर इनवाइसिस पे किया हुआ है, कमीशन खाने पे किया हुआ है और सारे फ्रॉड किस्म की, ये साहिवाल की 1 अरब रुपए की जो कोयला चाहिए होगा हर साल $1 बिलियन का, वहाँ किया हुआ है, नंदीपुर पे किया हुआ है, कायदे आज़म सोलर पे किया हुआ है, फ्रॉड कर रहे हैं बाशू और डासू का, फ्रॉड कर रहे हैं सारी सूरत हाल का। और बाज़ लोग वो हैं जिनमें जुर्रत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। सो हम उस कौम को जगा रहे हैं जिन पे कोई जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। हम कोई 5 महीने का टाइम नहीं दे रहे जी, 5 दिन की बात कर रहे हैं। सब बदला क्या है, लेकिन आप जल्द से कामयाब पहले भी कर चुके हैं। जलंधर होगा पहले भी सर आप बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं। फिर सियासत में तो जलसा जुलूस ही है जी। नहीं सर, लेकिन इस दफा बदला क्या है कि इस दफा क्यों जाएंगे नवाज शरीफ साहब बनिस्बत पहले के? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चीफ जस्टिस ने, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये करप्ट है और डिसऑनेस्ट है, ये सादिक और अमीन नहीं है। इसने जो सारा नावल नगारी की है इसके और इसके जजेस ने, वो सब फजूल है। 3 जजेस ने कहा है कि ये बातें तो ठीक हैं सारी, लेकिन इसको एक मौका दो, दे ले मौका। जितनी देर प्रोलॉन्ग होगी उतना नवाज शरीफ पे धूल पड़ेगी। जजमेंट का कितना देख रहे हैं सर आप, अवाम पे इम्पैक्ट इस जजमेंट का? 550 पेज अंग्रेजी के जो अब तर्जुमे के साथ भी शायद आएंगे। नहीं, तर्जुमे का फर्ज पीटीआई ने अपने आप पे ही सौंपा है। कोर्ट ने पाकिस्तान कोर्ट को नहीं कहा है करने को, गैजेट को नहीं कहा है कि अच्छा, लेकिन तो शेख साहब ये अवाम पे इम्पैक्ट किस हद तक देख रहे हैं? सरजनिश बेइंतहा हुई है सर। अवाम पे देखे ना, सोशल मीडिया, मैं तो सिर्फ आसिम साहब करते हैं, सोशल मीडिया पे इसकी उर्दू ट्रांसलेशनें आनी शुरू हो गई हैं। किसने क्या कहा है, सही है। कुछ हम 28 के जलसे में पेश करेंगे क्लिपिंग के किसी ने क्या कहा है और इसका फैसला क्या है। कुछ आपको लोगों की आमद से पता लग जाएगा। उर्दू के अखबारात में इस पूरी जजमेंट के सेलिएंट फीचर्स बाकायदा छपवाने चाहिए एट द मिनिमम, और टीवी पे भी आपको आगे बताने चाहिए, क्योंकि मजीद आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसकी क्लिप्स सिर्फ उसकी आप अगर एक्सर्ट्स पढ़ दें। और शेख साहब, ये अगर आपका ख्याल है ना कि वज़ीर आज़म साहब को JIT के सामने हाजिर होना है, तो ऐसा नहीं है। राजा साहब सही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को हाजिर होने का इंदिया दिया है। अगर JIT जो है उसके पास कुछ ठोस शवाहिद सामने आ जाएं तो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को भी बुला सकती है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप रिव्यू के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे, इसलिए आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब सूटेड बूटेड और अदरवाइज JIT के सामने पेश होंगे, तो सर ऐसा नहीं होगा। बट जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। आप जरूरत हम ये समझते हैं कि अभी तो ये फैसला 2-15 दिनों बाद उन्होंने देखना ना कि ये क्या कारकर्दगी। अभी तो 7 दिनों में पता लग जाएगा कि नाम कौन कौन से हैं। 7 नहीं तो 8 दिनों में पता लग जाएगा। सर जी, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये कहता है वो फोरेंसिक रिपोर्ट मुर्दे की लो। जो शख्स अपने वालिद को माफ़ नहीं करता अपनी हुक्मरानी के लिए,
अपनी औलाद को बचाने के लिए अपने वालिद की कब्र का पोस्टमार्टम करता है, अपनी वालिद की कब्र को खोलने के लिए तैयार है अपनी बेटी के सियासी मुस्तकबिल के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक दुनिया की नई रवायत है। और ये केस ख़त्म नहीं हुआ, आप दोनों लायर हैं, अभी तो केस जारी है। इसकी एक हिस्सा, एक पार्ट जो है उसका फैसला आया है, लेकिन ये केस ख़त्म नहीं हुआ। और जितना ये केस लंबा होता है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है। ये एक्सपोज होते हैं और वो जो कद्दू किस्म का और बड़ा ठिप्पर किस्म का चेहरा इन्होंने सजाया हुआ है अवाम के लिए, वो और वाज़े उसकी शक्ल होती है कि दे आर नॉट व्हाट दे आर। वो और वाज़ा होता है कि भाई दे आर करप्ट, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट दे आर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात अब बनती है कि आपने कहा कि ये अभी चीज़ थोड़ा और चलेगी और हो सकता है कि इट माइट इवन लीड अप क्लोज टू द इलेक्शंस। तो अब ये केस और इसका आफ्टरमाथ और JIT और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है या समात मज़ीद होती हैं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज हो सकता है। और मेरे ख़्याल से यही शायद PTI चाह रही है कि ये लीड अप करे इलेक्शंस पे, कि नवाज़ शरीफ साहब की बातें जो हैं वो जब कोर्ट्स के थ्रू खुल रही होंगी इलेक्शंस के वक्त, तो शायद इम्पैक्ट उसका काफ़ी हो एक वोटर के डिसीजन मेकिंग पे। इसके हवाले से बात करेंगे कि अगला जो अब आने वाला इलेक्शन ईयर है ये किस तरह से अनफोल्ड होने वाला है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, यही मैं आपसे सर हम डिस्कस कर रहे थे कि अब इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या आपकी होगी कि अब अगर यही इंकशाफात या इल्ज़ामात और यहाँ तक कि हो सकता है जजमेंट तक बात पहुँच जाए, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से अदालत उज़्मा से आ रहे हों, तो वो इलेक्शन के करीब उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? प्रॉबली आप चाहेंगे कि ये चीज़ ड्रैग करे अब इलेक्शन तक, लोग इसको देखेंगे, लोग बार बार सुनेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये बातें हुई हैं। तो किस तरह देखते हैं सर आप इसको कि अब इलेक्शन के करीब इस तरह बार बार नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ऐसी बातें हों, किस तरह प्ले करेंगे इसको? देखिए, मैं समझता हूँ नवाज़ शरीफ एक नए बहरान को जन्म दे रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी तो डैमेज हो चुकी है, अब अपनी नस्ल अगली को, अगले नर्सरियों को वो चाहते हैं वो ज़िंदा रहे ताकि पाकिस्तान को लूटने और कमीशन खाने की जो ये उनकी फैक्ट्री है वो चलती रहे। और इस आलम में मेरी तो कोशिश थी कि हम गो नवाज़ गो की बजाय उसके रेजिग्नेशन पर तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, लेकिन सिंध में रिस्पांस इतना था, इतना रिएक्शन था आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कि इमरान खान उस लहर में उनको काफ़ी सारा रगड़ा दे गया। वरना मैं अब भी राय है कि तमाम पार्टियां मैंने हालांकि हाथ हल्का रखा, मैंने कभी नहीं रखा, और मैं वो शख्स हूँ जिसने 7 साल कैद काटी है माँ का जनाजा घर रख के, और जो मेरी ज़िंदगी में थी माँ, और मैं कलाशनकोफ में 7 साल कैद हो गया, टेररिस्ट कोर्ट से कैद हो गया। लेकिन इमरान खान को इतना रिस्पांस मिला आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, उसने इतना कभी देखा और सोचा नहीं था। सो वो उस लहर में पूरे जवाब दे गया जितने इमरान खान के खिलाफ उसने सवाल किए। पॉलिटिकली करेक्ट होने का वक्त है, जब पीपल्स पार्टी जो है वो गली गली शोर है, नवाज शरीफ चोर है कि नारे लगा रही है, तो आपके ख्याल में PTI का उनके साथ जुड़ना जो है वो सिर्फ PTI की जो एक साफ चली शफाफ चली वाला जो इमेज है उसके अंदर कोई बेहतरी तो नहीं ला सकते सर। पीपल्स पार्टी है उसको बुरा ही कर सकती है, लिहाजा इनको साथ लेके चलना। आसिफ जरदारी के साथ मिलना क्या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मिलके करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाना चौधरी निसार साहब ने बजा फरमाया था कि इमरान खान की निशानी हो सकती है। यही इमरान खान ने कहा कि जो चौधरी निसार ने कहा कि वो अपने आप को साफ और शफाफ के तौर पे पेश कर रहा है और उसका रिएक्शन क्या होगा। और जितना बड़ा रिस्पांस था सिंध में, आप ये सुन के मज़ीद हैरान होंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना सिंध में इतना बड़ा है। जी सर, आप मेहनत भी तो करें ना, जब रिस्पांस मिला है आप लगे रहेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। सही कह रहे हैं। देखें ना, आदमी ने कल मिसाइल चलाया, इमरान खान ने आगे वहाँ दूसरा कश्मीर में चलाएं, हैदराबाद चलाएं,
उधर जैकबाबाद चलाएं, और लड़काना में मेरी शेख बरादरी है और रोज़ मुझे बुलाती है। मैं कहता हूँ नहीं यार, इमरान अभी आएगा तो अभी हमने आपसे अर्ज़ किया कि हम रमज़ान से पहले पहले 3 जलसे सिंध में करेंगे। और शेख साहब ये 3 जलसे आप ये देखिएगा, ये चीज़ हमें भी अंडरस्वेल पता चल रही है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये JUIFA के जो वहाँ पे प्रेजेंस है, इसने ही कोई ना कोई वैक्यूम पूरा करने किसी ना किसी जमात ने आना है सर। ये लैक ऑफ डिलीवरी जो है वो 15 साल नहीं चल सकती जमहूरियत में। मतलब आप जितना भी एक्सक्यूज़ बना लें, जो भी कर लें, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, गवर्न नहीं करेंगे, हुक्मरानी नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ आएगा। चाहे वो इमरान खान साहब आए, चाहे वो JUIFA आए, चाहे वो मजहबी जमातें आए। लेकिन सिंध इज़ देयर, सिंध के अंदर सियासत इस वक्त करना, जगह पूरी करना पंजाब से आसान है, आप मानेंगे? एटलीस्ट करनी तो मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि आज कल मैंने रात को खुद ये देखा है। मैंने पैदल लोगों को इस गर्मी में नंगे पांव चलते देखा है, और मेरा आसफ जरदारी के बारे में इतनी ओपिनियन बदली है कि या खुदाया, ये 90 बिलियन रुपीस लड़काने पे लगाने वाले और लोग नंगे पांव चल रहे थे। अल्लाह मेरी माफ़ी, इस गर्मी में नंगे पांव चल रहे थे लोग, नंगे पांव चल रहे थे। और सर लेकिन कोई पार्टी स्ट्रक्चर है कि ये नंगे पांव चल के आपके लिए वोट दें या PPP के अलावा कोई वोट दें जिस दिन इलेक्शन डे आए? क्योंकि सर ये मुझे याद है, इमरान खान साहब ने सिंध के बारे में पूछा जाता था उनसे पिछले इलेक्शन से पहले, तो उनका एक बड़ा अपीलिंग सा नारा था। वो कहते थे 10 यूथ 1 बूथ, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ना वो 10 यूथ आए, और वो बूथ भी फिर उनके पास तो नहीं रहे कम से कम। तो इस दफा कुछ है? देखिए अभी तो शुरुआत है। मैं ऐसे ही बात कहकर, आपकी बात में बड़ा वज़न है, अभी तो शुरुआत है और बड़ी लेट शुरुआत है, लेकिन वहाँ गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और गुंजाइश इतनी है कि शायद तारीख़ी गुंजाइश है कि लोग जो हैं, हर बंदे की एक मुखालिफ वोट बैंक मौजूद होता है। और मैं हमीद जतोई साहब के जनाजे में गया था जी, 3 या 4 में, 2003 था या 4 था, 14 साल 17 साल बाद। तो अब बिल्कुल फ़ज़ा बदली हुई थी वहाँ पे, और लोग नीचे से कह रहे थे जी कि हमें निजात दिलाओ, मर गए हैं हम, बर्बाद हो गए हैं, ना फसल है, ना नौकरी है, ना पानी है। और जो जो बातें कह रहे थे वो मैं आपको कह भी नहीं सकता, इतनी बुरे हालात थे वहाँ पे लोगों के, और ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। लेकिन एक फैक्ट है कि आसफ जरदारी की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा रिएक्शन है। बदमाशों से डरते हैं, गुंडों से डरते हैं, और पुलिस के निज़ाम से नौजवान नफ़रत करते हैं। मैंने आपको अभी पहले कहा, नौजवानों ने कहा जी कि हम तो चाहते हैं कि हम खुद कुछ सियासत में शामिल हो जाएं, और हम आपको सुनते हैं और आपको कहते हैं कि आप बगावत का लंबल। जी, MQM के हवाले से सर आप हमेशा जो है एक राय आपने रखी है, और काफ़ी एक्सपर्ट भी आप समझे जाते हैं। आप सर एक ऑब्वियसली एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे MQM भी खड़ी भी है। आप कराची की सियासत को आगे अनफोल्ड होते हुए किस तरह देख रहे हैं 2018 के इलेक्शंस तक? एक तो मैं आपको कह चुका हूं कि मैं 2017 को ही फाइनल देख रहा हूं। अगर 2018 है तो फिर नवाज शरीफ जब तक 2017 में इसने घर जाना। और ये 3 MQM की जो ग्रुप्स हैं, 3 जो MQM के ग्रुप्स हैं, अभी किसी ये फाइनल नहीं हुआ कि इनका मुस्तकबिल क्या है। इल्ताफ़ हुसैन का वोट बैंक अभी कितना है और उनकी बात कितनी सुनी जाती है। फ़ारूक सत्तार इलेक्शन के नज़दीक आके क्या फ़ैसला करेंगे, और मुस्तफ़ा साहब जो हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या कोई बड़ी तब्दीली आएगी या MQM जो है वो MQM 2-4 सीटें लूज कर जाएगी, या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आप कराची में देख रहे हैं? सर वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी जवाब है सर। महाजर बहुत सेंसेबल और जेन्युइन और डीप छठा बैरी बेड़ा है। वो अपनी कौमियत और अपना अलम और अपनी सोचों को ज़िंदा रखेगा, और आखिरी टाइम पे फ़ैसला करेगा कि कौन सी MQM असली, हकीकी और महाजर की तर्जमान है। अभी वो तीनों तरफ देख रहा है, लेकिन उसने फ़ैसला नहीं किया। महाजर का फ़ैसला अपनी कौम, अपने कबीले और बेहतर होगा। बहुत शेख रशीद अहमद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आप अगर इस इंटरव्यू के हवाले से और जो हमने बातें की उनके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे कह सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की शाम 7:05 पे फिर मिलेंगे।